नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 38 डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये रोज़ 5 क्वेश्चन आपको सुबह में 6 बजे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस इनिशिएटिव से, तो वो जो पीछे के सारे वीडियोज़ हैं वो देख लेंगे। सारे छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं 8-9 मिनट के, तो इसको पूरा कर लेना। 1.5x पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो। और देखना अगर हो सके तो नोट्स बनाते चले जाना, वरना होता क्या है ना कि वीडियो देख लेते हैं, फिर बातें भूल जाते हैं, फिर चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर सको, इसके लिए नोट्स बनाते चलना। कह रहा है, पहला क्वेश्चन इकॉनमी पर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स व्हाट? हाई पावर्ड मनी में क्या होता है? इंटर बैंक डिपॉजिट विथ अ कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक हेल्ड विद द आरबीआई, करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक एंड वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखो, हमारे यहाँ जो करेंसी होती है सर्कुलेशन में, वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों के पास होता है। तो हाई पावर्ड मनी का मतलब ये होता है कि आरबीआई ने जितना पैसा छापा है, जितनी लायबिलिटी है आरबीआई की, उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। तुमने कोई नोट देखा होगा तो नोट पे लिखा रहता है ना नीचे में कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा रहता है। वो क्या है? वो आरबीआई आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपके पास वो 500 का नोट है, मतलब कि आपके पास एलिजिबिलिटी है वो 500 रुपया क्लेम करने का आरबीआई से। ठीक है ना? तो वो लायबिलिटी है आरबीआई के ऊपर। हर नोट पे लिखा रहता है, चाहे नोट 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, चाहे वो आपका 100 रुपये का हो, 500 या 1000 रुपये का हो, ठीक है, 2000 का। तो यहाँ पर जो टोटल लायबिलिटी है आरबीआई की, उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। इसमें करेंसी जो पब्लिक के पास है नोट या सिक्कों के रूप में, कमर्शियल बैंक के वॉल्ट में जो कैश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डिपॉजिट है, और जो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट है आरबीआई के पास, वो सभी मिला करके बनता है हाई पावर्ड मनी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट आरबीआई में, करेंसी जो सर्कुलेशन में है, और कमर्शियल बैंक के वॉल्ट में जो पैसा रखा है, ये सारे के सारे मिला देंगे ना तो ये कहलाएगा हाई पावर्ड मनी। इसीलिए बी और सी दोनों करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हाई पावर्ड मनी है उसको हम लोग रिजर्व मनी भी कहते हैं, इसको हम लोग मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, क्योंकि यही वो पैसा होता है जिसको लोन में घुमाया जाता है, जिससे क्रेडिट क्रिएट करी जाती है। ठीक है, इसको हाई पावर्ड मनी को हम शॉर्ट में M0 भी कहते हैं। M0 के बाद एक M1 होता है, इसको हम लोग नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी क्या होता है? वो पैसा जो पब्लिक के पास है, बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट जमा किया गया है, मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों, ठीक है, और जो भी डिपॉजिट आरबीआई के पास हैं, तीनों को मिला देंगे तो ये नैरो मनी कहलाता है, M1। वैसे ही M2, M3 और जो M4 है वो है लिक्विडिटी के हिसाब से इसको किया गया है सेग्रीगेट। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो पीछे करना, इसको दोबारा सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, जो पीजेंट मूवमेंट हुए थे 1857 के रिवोल्ट के बाद, उनकी मुख्य प्रॉपर्टीज़ क्या थी, क्या खूबियाँ थी उसकी? एबिलिटी ऑफ द पीजेंट टू फाइट डायरेक्टली फॉर देयर ऑन डिमांड। उनकी जो डिमांड थी, उनके लिए वो लड़ रहे थे, और उनकी डिमांड इमीडिएट थी। जो लोकल डिमांड होती थी ना, उसके लिए लड़ते थे। जैसे कि जो साहूकार होते थे, ज़मींदार होते थे, मैलेंडर होते थे, तो वो अगर कोई ज़्यादती करते थे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। देयर एक्सटेंसिव टेरिटोरियल रीच एंड स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल कम्युनिकेशन। उनका टेरिटोरियल रीच एक्सटेंसिव नहीं था, ये सारे मूवमेंट काफ़ी लोकल थे। ठीक है ना, इनके मूवमेंट लोकल हुआ करते थे। चूँकि उनकी डिमांड लोकल थी तो इनका मूवमेंट ज़्यादा फैल नहीं पाया। तो आपका सेकंड गलत है। जहाँ जहाँ 2 है आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, आपने बी काट दिया, आपने यहाँ पे डी काट दिया। ठीक है, और आपका सी भी कट गया यहाँ से। तो जहाँ जहाँ 2 था आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया A1 ओनली।
1857 के बाद के जो पीजेंट मूवमेंट हैं उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो अपने डिमांड के लिए लड़े और ये डिमांड मेनली इकोनॉमिक थे। उनके जो इमीडिएट इनेमी थे, जैसे कि जो यूरोपियन प्लांटर्स हो गए, जो ज़मींदार हैं, मनी लेंडर हैं, इनसे वो लड़े। इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनका जो रिवोल्ट था, मूवमेंट था, वो हुआ करता था। ये कुछ खास लोकेलिटीज़ में ही होती थी, पूरा मतलब ये मूवमेंट ज़्यादा बड़ा होता नहीं था, छोटा सा मूवमेंट होता था। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता था इस मूवमेंट के टाइम पे, तो मूवमेंट ख़त्म होते ही जो एकता बनी है, जो सोलिडरिटी, जो मूवमेंट बना है, वो सब डिज़ोल्व हो जाता था। इसी कारण से अगर इंडिगो स्ट्राइक हुआ, पाबना रिवोल्ट हुआ, ठीक है ना, जो डेक्कन राइट हुआ, तो इन सब जो रिवोल्ट हैं इनके बाद इनका कोई सक्सेसर नहीं मिलता है, इनका कोई मूवमेंट के बाद सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ बचता नहीं है। तो सेकंड गलत हो जाता है। उनके पास कोलोनियलिज्म का जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं था, उनको वो ये नहीं जान पाए कि जो मेन कल्प्रेट है वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें। तो उनको जो कोलोनिज्म है उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि कैसे इनको शोषण किया जा रहा है, सब चीज़ें। तो थर्ड गलत हो गया, केवल पहला सही है। वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड लीडिंग रोल इन ब्रिंगिंग एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था 1916 में, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था और ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लीग था, इसके लिए जो लोग थे वो इसके पक्ष में काम करने वाले लोग थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। मदन मोहन मालवीय इस एक्ट के खिलाफ थे, इस पैक्ट के खिलाफ थे, क्योंकि लखनऊ पैक्ट एक तरह से कांग्रेस की गलती मानी जाती है, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने जो स्पेशल इलेक्टोरेट है वो स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को स्पेशल इलेक्टोरेट देना स्वीकार कर लिया था। ये चीज़ें बाद में काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने तरह से मान लिया था कि मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मुस्लिम लीग है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी डेट्रीमेंटल साबित हुई कांग्रेस के लिए बाद में। और लीग ने एक क्लेम पेश किया अपना कि वो कि वही है मुस्लिम का एकमात्र नेता, वही रिप्रेजेंट करते हैं उनको और उनको एक अलग कंट्री चाहिए, पाकिस्तान। मदन मोहन मालवीय लखनऊ पैक्ट के खिलाफ थे, तो पहला गलत हो गया। एनी बेसेंट करेक्ट है, तिलक जी करेक्ट है, 2 और 3 यहाँ पर सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंकिंग फंड के बारे में। पहले समझो कि सिंकिंग फंड होता क्या है। अच्छा, मान लो कि तुम्हें कोई सामान खरीदना है, तुम्हें कोई बाइक लेनी है, तुम्हें मोबाइल फ़ोन लेना है, तो तुम करते क्या हो? तुम्हारे पास जो भी इनकम आती है, मान लो कि तुम 100 रुपये तुम रोज़ कमाते हो, ठीक है ना, तो तुम्हारा हो गया महीने का 30,000 रुपये। तो तुम्हारी जो मंथली इनकम है 3,000 रुपये, मंथली इनकम में से तुमने 2,000 रुपया खर्चा किया, तुमने 1,000 रुपया सेव कर लिया। ठीक है, तो तुम्हारा साल का सेविंग हो गया 12,000 रुपये, है ना। 12,000 रुपये तुमने साल भर में सेव किया और साल के अंतिम में तुमने इस पैसे को यूज़ करके अपने घर का जो कर्ज़ा है वो चुका दिया, तुमने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, चाहे तुमने कुछ और चीज़ें खरीदी। इसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड। तुम्हारा ऐसा फंड जो तुम बाद में यूज़ कर लोगे, इसको ख़त्म कर दोगे अपने किसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, अपने किसी कर्ज़े को चुकाने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। इसको हम कहते हैं क्या? सिंकिंग फंड। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंड होता है जो क्रिएट किया जाता है किसी भी कर्जे को पे करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी लॉन्ग टर्म कर्जा हो या फिर कोई एसेट खरीदना हो, आपको मान लो कि कोई ज़मीन खरीदनी है तो आप पैसा जमा कर रहे हैं, है ना, आपका जब पैसा जमा होता है 20-30 लाख रुपए, तो जाकर आप ज़मीन खरीद लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? सिंकिंग फंड। वो फंड सिंक होने वाला है, डूबने वाला। डूबने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, डूबने का मतलब यह है कि उसको आप लिक्विडेट करके आप कोई सामान खरीद लेंगे, वो फंड रहेगा नहीं बाद में। समझ गए? तो जो पहला है वो करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंक्शन परफॉर्म किए गए थे
हमारे संविधान सभा के द्वारा। पहला है संविधान सभा ने जो ऑर्डिनरी लॉ हैं उसको भी इनेक्ट किया था। हमारे संविधान सभा की तरह तो काम करती ही थी, वो भारत के पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी। उसने नेशनल फ्लैग और जो नेशनल एंथम है दोनों को अडॉप्ट किया था। भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनको उन्होंने इलेक्ट किया था। तो तीनों के तीनों काम हमारे संविधान सभा ने किया था। तो 1, 2 and 3 डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो नेशनल एंथम है वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल फ्लैग हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलो, तो ये बातें थी हमारे आज की, ये थे हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।